प्रतिभागियों का मैं अंकिता पाटिल जल जीविका से स्वागत करती हूँ। जल जीविका की शुरुआत वर्ष 2013 में प्रत्येक जल संस्था का उपयोग करने के विचार के साथ की गई थी। उनका उत्पादन जो भी हो, ग्रामीण आजीविका बढ़ाने और घरेलू स्तर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और उत्पादकता की क्षमता हो, इस विचार से शुरू की गई थी। हमने बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा की यात्रा करके विभिन्न प्रकार की अनुभवों को कवर किया। यहाँ हम आदिवासियों के साथ काम करते थे। महिलाओं ने बीज उत्पादन इकाई के रूप में छोटे मौसमी जल निकायों का उपयोग किया। इसलिए आंध्र प्रदेश जिले में हमने बीज व्यवस्थापन व्यवसाय करने वाले 700 से अधिक किसानों को संगठित किया है। बिहार में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग एवं वर्ल्ड बैंक द्वारा संपोषित बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना अंतर्गत बिहार के 5 जिलों सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया एवं अररिया में किसानों का समूह बनाया जा रहा है। समूह का मुख्य उद्देश्य मछली एवं मखाना का उत्पादन बढ़ाना, किसानों के उत्पाद का वैल्यू एडिशन करना और उन्हें मार्केट उपलब्ध करना एवं किसानों को एफपीओ बनाकर किसान के बाजार से जोड़ देना यह है, जिससे हमारे किसान सामाजिक एवं आर्थिक समृद्ध हो सके। इन जिलों में बहुत ही संख्या में किसान अपने खेतों में सामाजिक एवं आर्थिक समृद्ध होके मखाना का फसल लगाए हैं और इस परिचर्चा में आज हम इनके बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। हम इस एक्वाटॉक का सत्र का आयोजन इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2022 के थीम पर कर रहे हैं। कारगिल मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर संबंधित नवाचारों को उजागर करने और सभी स्तरों पर समर्थन और साझेदारी का निर्माण करने के लिए इस वर्ष छोटे पैमाने पर काम करने वाले किसानों की विविधता का जश्न मनाने का यह एक अवसर होगा। तो आज का यह हमारे सत्र का विषय है मेंटेनेंस ऑफ मखाना फार्म ड्यूरिंग कल्चर पीरियड। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मखाना एक अत्यधिक पौष्टिक खाद्य पदार्थ और एक समृद्ध नकदी फसल है। मैं इस विषय में अभी ज़्यादा बात नहीं करूंगी, क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुमूल्य उपस्थिति अतिथि डॉक्टर मनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपका स्वागत करती हूँ सर। डॉक्टर मनोज कुमार जी ICAR राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद, ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर NEH रीजन उमियाम मेघालय, ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर ईस्टर्न रीजन पटना बिहार में कार्यरत थे और वर्तमान में वह ICAR मखाना दरभंगा बिहार के लिए अनुसंधान केंद्र में एक वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कृषि विज्ञान अनुसंधान में सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, डॉक्टर SP राय चौधरी स्वर्ण पदक जैसे कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। सर उत्तर बिहार में मखाना उत्पादन के संबंध में मिट्टी पर अध्ययन अनुसंधान परियोजना के लिए मुख्य अन्वेषक थे। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में भी उनका प्रमुख योगदान है। उन्होंने मखाना उत्पादों और प्रसरणकर्ताओं के लिए मखाना गाइड और मखाना ज्ञान मोबाइल ऐप के विकास में बहुत ही योगदान दिया है। मुझे पता है कि इस परिचय के बाद अब सभी डॉक्टर मनोज कुमार जी से मार्गदर्शन प्राप्त करने के इंतजार कर रहे हैं, इसलिए बिना किसी देरी के अब सत्र शुरू करते हैं। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। अभी कितने किसान जुड़े हुए हैं हमारे साथ? सर अभी तो 22 है, और भी जुड़ेंगे। हाँ। अच्छा, और भी जुड़ेंगे। ये जो 22 किसान जुड़े हैं वो मुख्य तौर पर सुपौल जिला से हैं? जी बिल्कुल सर, सुपौल जिला से हैं। तो अपनी बात हम रखना शुरू करें या कुछ इंतजार करना है? और किसान शुरू करते हैं। मधेपुरा से भी हैं? मधेपुरा से भी है। ठीक है, ठीक है। तो
आप सभी बंधुओं को मेरे व्यक्तिगत तरफ से और मेरे अनुसंधान केंद्र की तरफ से, जिसका नाम मखाना अनुसंधान केंद्र है जो दरभंगा में अवस्थित है, इनकी तरफ से भी आप सभी किसान बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। समय समय पर यहाँ भी प्रशिक्षण कार्यक्रम इस तरह के आयोजित किए जाते हैं और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मखाना जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जलीय फसल है, इसका क्षेत्र विस्तार हो रहा है। हमारे बहुत सारे किसान, नए किसान, युवा साथी आज मखाना की खेती से जुड़ते जा रहे हैं, इसके प्रसंस्करण से जुड़ते जा रहे हैं, इसके मूल्य संवर्धन से जुड़ते जा रहे हैं और इनके अलग अलग क्षेत्रों में मखाना की खेती या प्रसंस्करण या मूल्य संवर्धन, इसमें जो रोजगार की संभावनाएं हैं या आमदनी की जितनी गुंजाइश है, उनको एक्सप्लोर करने के लिए, उनके अन्वेषण के लिए लोग इसमें जुड़ रहे हैं। और ये हमारे लिए भी संतुष्टि की बात है कि मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा उन्हें हर तरह से अपना सहयोग दे रहा है, तकनीकी सहयोग दे रहा है। जहां जहां प्रशिक्षण की जरूरत होती है वो हम यहाँ से मुहैया कराने की कोशिश करते हैं। तो आज के कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, जल जीविका के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 1 घंटे का एक कार्यक्रम है, उसमें मुझे आमंत्रित करने के लिए एक बार फिर से मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और हम आते हैं मुख्य विषय पर कि आज कृषि बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। एक रिपोर्ट के हिसाब से, जो वर्ष काफी पहले वो रिपोर्ट आई थी एक, कि देश के किसानों को अगर आमदनी का कोई भी एक वैकल्पिक साधन दे दिया जाए, आमदनी का कोई भी दूसरा एक स्रोत दे दिया जाए, MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन का ये रिपोर्ट है, तो हमारे देश में कुल 40% किसान ऐसे हैं जो तत्काल तत्क्षण खेती को छोड़ देंगे। अर्थात आपको आय का कोई भी वैकल्पिक साधन इस समय अगर दे दिया जाए तो 40% किसान बंधु हमारे ऐसे हैं देश में जो उसी समय खेती छोड़ देंगे। तो प्रश्न उठता है कि छोड़ क्यों देंगे, और छोड़ देंगे मतलब अभी तक जो खेती कर रहे हैं उनके लिए चॉइस नहीं है। होता भी मूलतः ऐसा ही है। ये एक व्यवसायिक चुनाव न होकर खेती या कृषि कार्य आजकल एक परंपरागत बाध्यता के रूप में लिया जाता है, क्योंकि हमारे पूर्वजों के पास जमीन है, वो सब इस पर खेती करते आ रहे हैं, तो हम और क्या करें, हम खेती कर लेते हैं। तो एक चुनाव नहीं होकर, एक चॉइस नहीं होकर, एक कंपल्सन है, परंपरागत बाध्यता है ज्यादातर किसानों के लिए। और यही वो किसान है जो कहते हैं कि 40% लोग इस समय खेती को छोड़ देंगे अगर दूसरा कोई भी वैकल्पिक साधन दिया जाए। और नए जो युवा पीढ़ी के किसान हैं, नए जो युवा पीढ़ी के हमारी जो पीढ़ी है, पढ़ लिख के जो लोग रोजगार की तलाश में हैं, वो खेती बाड़ी को एक विकल्प के रूप में नहीं देख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम किसी नई फसल की तरफ लोगों को आकृष्ट करना चाह रहे हैं, किसानों को आकर्षित करना चाह रहे हैं, अब अपनी युवा पीढ़ी को चाहते हैं कि वो खेती बाड़ी से जुड़े, तो उनको हम जोड़े कैसे? वहां दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत है कि कोई भी व्यवसाय या किसी भी क्षेत्र का हम जब चुनाव करते हैं, वहां आमदनी एक मुख्य कंसिडरेशन, वहां की आमदनी देखी जाती है, उसको देखकर ही हम किसी व्यवसाय का चुनाव करते हैं। तो आज के समय में खेती बहुत ही ज्यादा आमदनी देने वाली चीज नहीं मानी जाती। परंपरागत खेती की मैं बात कर रहा हूं। आप देखेंगे तो 2017 में एक रिपोर्ट आई थी, उसके हिसाब से बिहार में, जहां के किसानों को आज मैं संबोधित कर रहा हूं और जिनसे मैं आज एक परिचर्चा करूंगा, वार्तालाप करूंगा, तो यहाँ के किसानों के लिए एक रिपोर्ट ये है कि उनकी जो मासिक आमदनी है, औसत आमदनी, एक किसान परिवार की औसत आमदनी अभी बिहार में करीब 6,000 रुपए है प्रति माह। बल्कि 6,000 रुपए भी नहीं है, 5,400 ये रिपोर्ट के हिसाब से उस समय 2017 में रिपोर्ट है। तो 6,000 भी अगर उसको मान लेते हैं प्रति माह किसान परिवार की औसत आमदनी, तो प्रतिदिन की आमदनी होती है उनकी 200 रुपए। और ये उनके पूरे परिवार की आमदनी है, ये किसान की व्यक्तिगत आमदनी नहीं, पूरे परिवार की आमदनी है। अगर एक पांच सदस्यीय परिवार है तो उनकी आमदनी है। तो 200 रुपए प्रति दिन की आमदनी में वो क्या क्या कर पाएंगे?
उसमें वो शिक्षा शिक्षा की व्यवस्था करें या स्वास्थ्य की व्यवस्था करें, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करें, या जो अन्य भी जरूरी चीजें हैं जीवन में उनकी व्यवस्था करें। मतलब एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए आमदनी काफी नहीं है अभी तक। आप देखें तो उसके खेत में, किसान के खेत में जो मजदूर काम कर रहा होता है, उनकी मजदूरी भी अभी 350 से 400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वो मजदूरी लेते हैं। तो 400 रुपये प्रतिदिन अगर उनकी आमदनी है, तो किसान परिवार की जो औसत आमदनी है हर दिन की, पूरे परिवार की, उससे दोगुनी आमदनी उसी किसान के खेत में जो मजदूर काम कर रहा है उनकी है। और इसको आप एक सही परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए आप अगर तुलनात्मक आप एक अध्ययन करें तो देखेंगे कि सरकारी सेवाओं में जो सबसे प्राथमिक दर्जे के जो सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, कर्मी हैं, चपरासी भी हैं, तो कम से कम उनकी मासिक आमदनी 25,000 रुपये जरूर होती है। उनकी सैलरी इससे कम तो और किसी की नहीं हो। मतलब 6,000 रुपये प्रति माह एक किसान की आमदनी होगी पूरे परिवार की। 400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 12,000 रुपये प्रति माह उनके ही खेत में काम करने वाले एक मजदूर की होगी। और 25,000 रुपये आमदनी एक चपरासी की होगी। मतलब किसान से दोगुनी आमदनी एक मजदूर की है और उससे 4 गुनी ज्यादा आमदनी एक चपरासी की है। तो अगर खेती में, परंपरागत खेती में आमदनी का स्तर अगर ये है, तो हम किस विश्वास के साथ नए लोगों को, हमारे जो युवा साथी होते हैं, उनको हम खेती बाड़ी की तरफ आकृष्ट करेंगे? या जो पहले से किसान हैं, जो एक बेहतर जिंदगी की प्रत्याशा में हैं, उनको हम खेती से कैसे बांध के रखेंगे? हम कैसे उन्हें कन्विंस करेंगे, हम कैसे उन्हें आश्वस्त करेंगे कि खेती एक आमदनी का एक अच्छा जरिया है, आप इसमें बने रहें? तो मौजूदा स्तर जो है आमदनी का, इसको देखते हुए हम ये कर पाने में असक्षम। तो इसके लिए जरूरी है कि हम उन फसलों का चुनाव करें, उन कृषि पद्धतियों का चुनाव करें जिसमें आमदनी मौजूदा आमदनी से काफी बेहतर हो। न सिर्फ बेहतर हो, बल्कि काफी बेहतर हो, और इतनी बेहतर हो कि एक सम्मानजनक, सम्मानपूर्वक जिंदगी जीने के लिए जो काफी हो। तो इस संदर्भ में मखाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है, खासकर उत्तर बिहार के। आप देखेंगे कि जो अन्य सामान्य कृषि फसल है, धान है या गेहूं है, उसमें आमदनी 20,000, 25,000 या 30,000 प्रति हेक्टेयर से ज्यादा की आमदनी नहीं मिलती है किसानों को। एक अच्छी भी खेती हो जाए तो 30,000 या 25,000 से ज्यादा की आमदनी सामान्य तौर पर नहीं देखी जाती है। और उत्तर बिहार के जो क्षेत्र हैं, जहां के किसानों से अभी मैं वार्तालाप कर रहा हूं, ये बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र है। लगभग हर साल या हर दूसरे साल बाढ़ की संभावना यहाँ बनी रहती है। और ऐसे में धान की खेती के बह जाने की भी काफी गुंजाइश होती है, या समूचे नुकसान की भी यहाँ गुंजाइश बनी रहती है। कई बार तो पूरी फसल बह जाती है, और हमारी जो लागत होती है खेती के उत्पाद से, वो लागत भी हमारी ऊपर नहीं आ पाती है। तो ऐसे में यहाँ की जो जलवायु परिस्थिति है, यहाँ की जो मृदा संबंधी परिस्थिति है, वातावरणीय परिस्थिति है यहाँ, और किसानों की जो आर्थिक सामाजिक परिस्थिति है, इन सबों को देखते हुए मखाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल के रूप में उभर के आ रहा है। बाढ़ का पानी जिससे किसानों को परेशानी होती है अन्य फसलों में, जो सामान्य अन्य फसल हैं जैसे धान, उनको बहा के ले जाता है बाढ़ का पानी। तो ऐसे में इस पानी का समुचित इस्तेमाल कैसे हो, इसका कोई वैकल्पिक फसल धान के अलावा आप क्या कर सकती हैं या कर सकते हैं, इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। तो जो पानी आज हमारे फसलों को नुकसान कर रहा है, उस पानी का इस्तेमाल हम अपनी कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, अपनी आमदनी को बेहतर करने के लिए भी कर सकते हैं। मखाना एक ऐसी ही फसल है। मखाना एक जलीय फसल है। आप इसको नकदी फसल के तौर पर भी ले सकते हैं। और आमदनी का जो स्तर है मखाने की खेती में, वो अन्य सामान्य कृषि फसलों की तुलना में कम से कम 4-5 गुना, कई बार तो 10 गुना तक ज्यादा है। अगर आप 20,000 या 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की आमदनी आप ले रही हैं या ले रहे हैं धान की खेती से, मखाना की खेती में आप कम से कम 1 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर तो आप
ले ही सकते हैं, उसका बीज भी बेच ले, तो आप बेहतर खेती अगर मखाना की कर रहे हैं, मखाना की जो अच्छी प्रजाति है, मखाना की जो वैज्ञानिक विधियां हैं, पोषक तत्वों का सही प्रबंधन है, कीटों का, रोगों का जो सही प्रबंधन है, सही उत्पादन तकनीक, सही हार्वेस्टिंग की जो तकनीक है, प्रसंस्करण तकनीक है, इन सबों को अपना के खेती में कम से कम बीज भी बेच ले तो शुद्ध लाभ 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर तक की आमदनी ली जा सकती है। और इसके अलावा अगर आप प्रसंस्करण में अपनी भागीदारी रखते हैं, हाथ आजमाना चाहते हैं प्रसंस्करण में या मूल्य संवर्धन में, तो आपकी आमदनी प्रति हेक्टेयर के उत्पाद से 3 लाख या 3.5 लाख, 4 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर तक की आ सकती है। तो सीधी सी बात यह है कि मखाना की खेती में जो हमारी परिस्थितियों के लिए अनुकूल है, उत्तर बिहार की जो कृषि परिस्थितियां हैं, यहाँ की जो जलवायु परिस्थितियां हैं, यहाँ की जो मृदा संबंधी परिस्थितियां हैं, आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां हैं किसानों की, उन सभी परिस्थितियों को देखते हुए मखाना एक फसल के रूप में एक अच्छा चुनाव हो सकता है। और जैसे जैसे इसके प्रति जागरूकता बढ़ती जा रही है हमारे किसानों के बीच, इस फसल के क्षेत्र में विस्तार भी हो रहा है। वर्तमान समय में आमदनी का जो भी स्तर है, वहां से उत्तरोत्तर इसकी आमदनी में वृद्धि की काफी संभावना है, क्योंकि पूरे विश्व में मखाना का जो भी उत्पादन होता है उसका करीब 80 से 90% हमारे देश में ही होता है, भारत में होता है। और पूरे भारत में मखाने का जो उत्पादन होता है वो मूल रूप से हमारे बिहार में ही होता है, उत्तर बिहार के 8 से 10 जिलों में होता है। आप मान सकते हैं कि 90% पूरे देश में मखाने का जो भी उत्पादन होता है उसका करीब 90% उत्तर बिहार के मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्रों में किया जाता है। जैसा मैंने कहा कि 8 से 10 जिलों में इसकी खेती होती है। इसमें दरभंगा, मधुबनी, हमारे यहाँ के जो किसान इस समय बैठे हैं, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये सारे जो जिले हैं ये मुख्य रूप से आते हैं, जो मुख्य रूप से योगदान देते हैं मखाना के उत्पादन और प्रसंस्करण में। तो एक अच्छी बात यह है, मखाने की खेती को अगर हम व्यवसाय के तौर पर लेते हैं तो अच्छी बात यह है कि बतौर व्यवसाय मखाने की खेती या प्रसंस्करण काफी फलने फूलने वाला है। वो इसलिए कि पूरी दुनिया में मखाने की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। इसकी जो मांग है पूरी दुनिया में वो बहुत तीव्रता से बढ़ती जा रही है। बढ़ती क्यों जा रही है? वो इसलिए कि मखाने में पौष्टिकता भरपूर है, पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसमें औषधीय गुण भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। अब जो मिनरल्स हैं, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, पोटाशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, ये सारे जो पोषक तत्व हैं मखाने में भरपूर मात्रा में है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसा कि मैंने बात की, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे यहाँ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो कमी है हमारी जनसंख्या में, हमारी आबादी में बहुत ज्यादा है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की काफी मात्रा मखाने में पाई जाती है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ की आधी आबादी कम से कम सूक्ष्म पोषक तत्व, मुख्य रूप से आयरन और जिंक में आधी आबादी हमारी इसकी कमी से जूझ रही है। 65 से 70% हमारे जो बच्चे होते हैं, 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, जिनके बौद्धिक विकास का वो सही समय होता है 5 साल तक, उनमें अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उनका बौद्धिक विकास या शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पाता है। तो ऐसी आबादी, बच्चों की ऐसी आबादी हमारे यहाँ कम से कम 65 से 70%। हमारी जो महिलाएं हैं, माताएं बहनें जो हैं, गर्भावस्था में होती हैं। आप जानती हैं कि अगर हॉस्पिटल हम जाते हैं तो लगभग यूनिवर्सली जिंक, आयरन या फोलिक एसिड, ये सारी टैबलेट्स दे दिए जाते हैं, ये सप्लीमेंट्स दे दिए जाते हैं, ये मानते हुए कि हमारे यहाँ, हमारी जमीन में, हमारे भोजन में जिंक, आयरन, इस सब की कमी लगभग हर जगह मौजूद है। और लगभग 90% महिलाएं हमारे देश में जो गर्भावस्था में होती हैं उनमें आयरन की कमी पाई जाती है, जिंक की कमी पाई जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों में उन खाद्यान्नों को, उन खाद्य पदार्थों को हम ढूंढते हैं जहां इन चीजों की प्रचुरता होती है। तो मखाना उसमें एक बेहतर कैंडिडेट है। सुपर फूड के तौर पर इसे देखा जा रहा है पूरी दुनिया में। अब लोग इसे सुपर फूड की तरफ देख रहे हैं। आजकल की जो सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जैसे मोटापे की समस्या है, मोटापे की समस्या में भी मखाना बहुत कारगर है। इसमें फैट की मात्रा बहुत कम होती है, बैड फैट, इसकी मात्रा बहुत कम होती है। तो मोटापे की समस्या से जो लोग ग्रसित हैं वो इनका सेवन करते हैं और पूरा सुरक्षित तरीके से करते हैं।
उच्च रक्तचाप की जिनको समस्या आती है, ब्लड प्रेशर की समस्या, उनके लिए भी ये अनुकूल माना जाता है मखाने का सेवन, क्योंकि इसमें सोडियम की मात्रा काफी कम होती है, फैट काफी कम है ही। डायबिटीज जो आजकल एक बहुत ही सामान्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या उभर के आ रही है, तो डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी मखाना एक उत्तम माना जाता है। इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। आमतौर पर हमारी ऐसी धारणा है या वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर यह कहा जाता है कि किसी भी खाद्यान्न में, किसी भी खाद्य वस्तु में ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर 55 से कम है तो माना जाता है कि डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं, डायबिटीज के जो रोगी हैं, वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। तो मखाना भी एक ऐसी ही चीज है जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम होता है और आराम से डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम तरह की परेशानियां हैं, पेट की समस्या होती है या नींद न आने की समस्या होती है, इन सारी चीजों में भी मखाना लाभप्रद माना जाता है। बच्चों के लिए, बच्चों का जो फूड बनता है उसमें भी मखाने की डिमांड आजकल बढ़ती जा रही है। इसके अलावा बांझपन की समस्या आती है कई बार, तो बांझपन की समस्या में भी स्पर्मेटोजेनिक प्रॉपर्टी मखाने में देखी जाती है, तो वहां भी इसका सेवन, मखाने का सेवन कारगर माना गया है। अब हमारी मिथिला की संस्कृति में जहाँ के किसान इस समय हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं, मिथिला की संस्कृति में भी देखा जाता है, हमारे किसान इस चीज को बेहतर समझ पाएंगे कि हमारे यहाँ विवाह जब संपन्न होता है तो वधु पक्ष की तरफ से वर पक्ष को मखाना उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है और हमारी संस्कृति का ये अभिन्न हिस्सा है। ये उपहार जो भेंट किया जाता है, इसके पीछे की धारणा भी ऐसी है, मान्यता ऐसी है कि उसमें एक स्पर्मेटोजेनिक प्रॉपर्टी है और ये बांझपन की समस्या को भी ठीक करता है ये मखाना। इसके अलावा अलग अलग तरीके से इसको फूड ऑफ गॉड भी कहते हैं, भगवान का भोजन इसे कहते हैं। अलग अलग जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम जब किए जाते हैं, उसमें भी भगवान को भोग लगाते हैं मखाने का। और भी जितने धार्मिक ये है, कई बार उपवास, महिलाएं हमारी उपवास रखती हैं, तो उसको ब्रेक करने के लिए भी मखाने का सेवन किया जाता है। एक धार्मिक फल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब सिर्फ धार्मिकता ही नहीं, सिर्फ संस्कृति ही नहीं, अब व्यावसायिकता भी इसमें धीरे धीरे जुड़ती जा रही है। मखाने के साथ धीरे धीरे ये जो व्यावसायिक एक रुचि है वो भी बढ़ती जा रही है। और जाहिर है रुचि इसलिए बढ़ती जा रही है कि अभी जो मैंने कहा कि इतने औषधीय गुण हैं इसके अंदर, इतनी पौष्टिकता है इसके अंदर, पोषक तत्वों की जो इतनी प्रचुरता है इसके अंदर, इन गुणों के प्रति, इन प्रचुरता के प्रति पूरी दुनिया में जागरूकता बढ़ती जा रही है। अभी लोग स्वास्थ्य के प्रति काफी सजग हो गए हैं, भारत में भी और भारत के बाहर भी काफी लोग सजग हो गए हैं। तो ये जो सजग एक उपभोक्ता है वो पूरी दुनिया में मखाने की मांग को बहुत तेजी से बढ़ाते जा रहा है। और हम जानते हैं कि कोई भी व्यवसाय ज्यादा वहां फलता फूलता है जहां डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो। अर्थशास्त्र का एक सामान्य सा सिद्धांत है कि अगर किसी वस्तु की सप्लाई कम है और उसकी मांग ज्यादा है तो वहां आमदनी कमाने का या लाभ कमाने का बेहतर मौका होता है। मखाने के केस में एग्जैक्टली इस समय यही स्थिति है। इसकी मांग पूरी दुनिया में है और सप्लाई अभी तक, हालांकि अब इसकी खेती अलग अलग प्रांतों में भी की जाती है, अलग अलग क्षेत्रों में की जाती है, लेकिन अभी तक 90% से ज्यादा सप्लाई सिर्फ उत्तर बिहार के इन 8 से 10 जिलों से की जाती है। तो जब इसकी मांग पूरी दुनिया में है और सप्लाई सिर्फ 8-10 जिलों में है, तो व्यावसायिकता के दृष्टिकोण से या लाभ कमाने के दृष्टिकोण से इससे बेहतर अच्छी स्थिति हो नहीं सकती है। तो ये जो परिदृश्य है कुल मिला के, हमारे यहाँ की जो जलवायु परिस्थिति है, मृदा संबंधी परिस्थितियां हैं, आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां हैं हमारे किसानों की, और जो वैश्विक परिदृश्य है मखाना को लेकर, मखाने की मांग को लेकर, मखाने की कीमत को लेकर, उन सब को देखते हुए आज एक बहुत ही बेहतर विकल्प मखाना बनता जा रहा है हमारे उत्तर बिहार के किसानों के लिए, जहां पानी की प्रचुरता काफी है ना, और मखाना का आप चुनाव आसानी से कर सकते हैं। तो ये रहा एक पृष्ठभूमि कि मखाने की खेती हम करें तो क्यों करें, मखाने की खेती में भविष्य क्या है, भविष्य की संभावनाएं क्या है, आमदनी का स्तर क्या है, अभी तक की जो परंपरागत खेती है उसमें आमदनी का स्तर क्या है, और अगर मखाना का चुनाव आप कर रही हैं खेती के लिए तो उसमें आमदनी का स्तर कितना है।
अब अगर आपने मखाने का चुनाव कर लिया है, हमारी बातों से अगर आप आश्वस्त हैं, हमारे किसान बंधु बहुत सजग हैं इस मामले में, जानते भी होंगे कि इन बातों से अगर आप आश्वस्त हैं कि मखाने की खेती होनी चाहिए, इनमें बेहतर आमदनी है, तो फिर उस आमदनी को और कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है, उस आमदनी में और कैसे वृद्धि की जा सकती है, इस पर हम थोड़ी परिचर्चा कर लेते हैं। मखाने की खेती के लिए सबसे पहली चीज ये है कि सही प्रजाति का हम चुनाव करें। मखाने की खेती में सही प्रजाति का हम चुनाव करें। अभी तक दुनिया में 2 प्रजाति इसकी विकसित की गई है, 2 प्रभेद हैं इसके जो विकसित किए गए हैं। और पहली प्रजाति इसकी है स्वर्ण वैदेही। मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा द्वारा, जहां मैं इस समय कार्यरत हूं, हमारे संस्थान द्वारा इस वैरायटी को डेवलप किया गया है, स्वर्ण वैदेही, और ये दुनिया की पहली विकसित मखाना प्रजाति है। इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो है 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 3 टन प्रति हेक्टेयर। और जो लोग बेहतर खेती करते हैं, जिनकी जमीनें अच्छी होती हैं, वहां 35-40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादकता देखी गई है। बल्कि कुछ क्षेत्रों में कुछ किसानों के पास इसकी उत्पादकता 45 क्विंटल तक भी देखी गई है। तो ये एक बेहतर प्रजाति है, बेहतर प्रभेद है। तो किसानों को मैं ये सुझाव देना चाहता हूं कि मखाने की खेती जब भी आप करें, तो सबसे जो पहली चीज है कि वो मखाने का अच्छा बीज आपके पास होना चाहिए, जो अच्छी प्रजाति, अच्छा प्रभेद होना चाहिए। तो एक है स्वर्ण वैदेही, जो मिथिलांचल क्षेत्र में जिसकी खेती ज्यादा होती है। और दूसरा जो एक प्रभेद है वो है सबौर मखाना वन। सबौर मखाना वन बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इसे विकसित किया गया है। तो सीमांचल के क्षेत्रों में सबौर मखाना वन कई बार वहां खेती की जाती है, लोग प्रेफर करते हैं। और जो मिथिलांचल के क्षेत्र हैं, दरभंगा मधुबनी इस तरफ के क्षेत्र हैं, वहां स्वर्ण वैदेही का लोग चुनाव करते हैं। तो एक बार जब आप अच्छे प्रभेद का चुनाव कर लेते हैं, उसके बाद मखाने की खेती में समय का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, बहुत अहम भूमिका होती है उसकी। जैसा कि बाकी खेती में भी इससे अच्छी आमदनी कमाने के लिए समय को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मखाने की खेती की 2 सामान्य पद्धतियां हैं। परंपरागत तौर पर इसकी खेती होती थी तालाबों में, या जो निचली जमीन होती थी, जल जमाव वाली जो जमीन होती थी, ऐसी जमीनों पर मखाने की खेती होती थी। क्योंकि तालाबों की संख्या उत्तरोत्तर कम होती गई, उनकी गुणवत्ता भी कम होती गई, तो मखाने की खेती का अगर विस्तार करना है तो फिर तालाबों से अलग भी इसकी खेती की व्यवस्था होनी चाहिए। और इन चीजों को देखते हुए हमारे अनुसंधान केंद्र ने भी इस पर काफी शोध किए हैं। और मखाने की खेती अब खेतों में भी संभव है। जैसे हम धान की खेती करते हैं, वैसे ही मखाने की खेती अब खेतों में भी संभव है। तो कुल मिला के इनकी 2 पद्धतियां हैं, एक तालाब की पद्धति है और दूसरी खेत वाली पद्धति है। तालाब पद्धति में आमतौर पर जो निचली जमीन है या जल जमाव वाली जमीन है, तालाब है, वहां 4-5 फीट, 6 फीट पानी, 7 फीट पानी तक भी मखाने की खेती होती है। और जो खेत पद्धति है, खेत प्रणाली, जो हाल में 2-4 वर्षों में जिसका प्रसार तेजी से हो रहा है, इसमें मखाने की खेती के लिए अगर 1 फुट पानी आप सुनिश्चित कर सकें तो मखाने की सफलतापूर्वक खेती संभव है। और कई बार जो वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज है, फूल फल आने से पहले की जो स्थिति है, ऐसी स्थिति में अगर आधा फीट भी पानी है, इतना भी पानी का स्तर है जिससे मखाने की पत्तियां पानी की सतह पर तैरनी चाहिए, है ना। तो फूल फल आने से पहले पानी अगर कम भी है, पत्तियां तैर रही हैं, तो भी काफी है। अभी हाल के समय में, कोरोना के समय में हमने देखा है कि जब पानी की उचित व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, मजदूरों का भी अभाव हो चला था, तो हमने नोटिस किया था कि आधे फीट पानी में भी जो वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज है, फ्लावरिंग से पहले का स्टेज है, फूल आने से पहले का स्टेज, आधे फीट पानी में भी मखाना ग्रो कर रहा था। और फूल फल आने के बाद कम से कम 1 फीट पानी, 1.5 फीट हो तो और बेहतर है, उतना पानी कम से कम मखाने की खेती को चाहिए। तो एक जो परंपरागत अवधारणा थी मखाने की खेती के लिए कि 5 फीट, 6 फीट या 4 फीट पानी चाहिए मखाने की खेती में, वो धारणा अब पूरी तरह से निरस्त हो चुकी है। मखाने की खेती के लिए 5 फीट पानी की जरूरत नहीं होती है। अगर मखाने के सीजन में 1 फुट पानी आप सुनिश्चित कर सके 4-5-6 महीने के लिए, तो मखाने की खेती के लिए वो पर्याप्त है ना। और अभी जो हमारे प्रायोगिक प्रक्षेत्र हैं, वहां ऐसा भी देखा गया है
कि कम पानी में जो मखाने की खेती होती है, 1 फीट 1.5 फीट पानी में जो मखाने की खेती होती है, वहां मखाने की उत्पादकता भी बेहतर है। बेहतर क्यों है? क्योंकि हरित क्रांति जब भारत में आई थी, इसको चीजों को एक परिप्रेक्ष्य में डालने के लिए मैं कह रहा हूँ कि भारत में जब हरित क्रांति आई थी उस समय बौनी प्रजातियों का विकास हुआ था। धान या गेहूं की बौनी प्रजाति आई थी। पहले की जो प्रजातियां होती थी उसमें लंबे पौधे होते थे, पुआल ज्यादा और अनाज कम होते थे, क्योंकि किसी भी प्रजाति में जो कुल बायोमास प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, उसकी उत्पादन की जो कुल क्षमता है वो सीमित होती है। अगर पुआल ज्यादा है, जो इकोनॉमिक यील्ड है, अनाज है, वो कम हो जाता था पहले। तो बौनी प्रजाति में क्या हुआ, हार्वेस्ट इंडेक्स जिसको कहते हैं, अनाज ज्यादा होने लगा और जो भूसी है, पुआल है, उसकी मात्रा कम होने लगी। ठीक उसी तरह से मखाना एक जलीय फसल है, जरूर पानी की जरूरत इस फसल को होती जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 फीट या 6 फीट पानी की जरूरत है। पानी की जरूरत सिर्फ इतनी है जिससे इसकी पत्तियां तैर सके पानी के सतह पर और फल बनने के दौरान वो फल पानी में डूबे रह सके। तो 1 से 1.5 फीट पानी इस उद्देश्य को पूरा कर लेता है। अभी बहुत ज्यादा पानी अगर है तो होता क्या है कि जो जिस डंडल से उसकी पत्तियां जुड़ी होती है, वो डंडल का आकार, उसका साइज काफी बढ़ने लगता है, उसकी लंबाई बढ़ने लगती है। अगर 10 फीट पानी है, मैंने यहाँ भी देखा है, पिछली बार बाढ़ की स्थिति जब बनी थी, पिछले से पिछली बार, तो करीब 10 या 12 फीट पानी में भी मैंने मखाने के पौधों को उगते हुए देखा है। लेकिन वहां जो मखाने की पत्तियों से जो डंडल जुड़े होते हैं, उसका आकार बड़ा हो जाता है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है और मखाने का बीज काफी कम होता है। लेकिन कम पानी में, अपने प्रायोगिक प्रक्षेत्र में मैंने देखा है कि कम पानी में 1.5 या 2 फीट या 1 फीट पानी में जो मखाना उत्पादन होता है, उसमें ये जो वेजिटेटिव पार्ट है वो कम होता है और इसमें बीज की मात्रा काफी बेहतर होती है। तो आपके पास अब 2 विकल्प हैं, एक तालाब प्रणाली से आप खेती कर पा रहे हैं और दूसरी प्रणाली यह है कि खेतों में आप मखाने की खेती धान की तरह आप कर पाते हैं। तो तालाब में हर साल बीज डालने की जरूरत तो नहीं होती है। पिछली बार का मखाना जब हार्वेस्ट करते हैं तो पूरी दक्षता के साथ आप मखाने को हार्वेस्ट कर नहीं सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 80 से 50 या 90% मखाना आप एक बार में निकाल लेते हैं। बचे हुए जो 10-15% बीज हैं, उनसे ही नई फसल आ जाती है तालाब में। आपको अलग से हर साल बीज डालने की जरूरत नहीं होती है। अब खेतों में जब इसकी खेती की जाती है तो नर्सरी प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे धान में हम पौधशाला तैयार करते हैं, एक तो ये है कि खेत में मखाना की खेती करने का एक लाभ और ये भी होता है कि उसी खेत में मखाना हार्वेस्ट करने के बाद आप दूसरी फसल भी लगा सकते हैं। एक जो शॉर्ट ड्यूरेशन राइस वैरायटी है वो लगा सकते हैं, उसके बाद रबी की फसल भी ली जा सकती है। तो इस तरह से जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है एक ही जमीन पर, वो क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ाई जा सकती है। तो वो क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ाई जा सकती है। आमतौर पर दिसंबर से जनवरी के महीने में हम मखाने की पौधशाला तैयार करना शुरू कर देते हैं। जैसे धान में हम एक नर्सरी तैयार करते हैं, उसी तरह मखाने की खेती में भी एक पौधशाला तैयार करने की जरूरत होती है और दिसंबर से जनवरी के महीने में हम पौधशाला तैयार कर लेते हैं। ब्रॉडकास्टिंग, जब तालाब में हम मखाने के बीज को छींटते हैं तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड में 70 से 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की मात्रा चाहिए होती है। लेकिन नर्सरी के माध्यम से जब हम खेती करते हैं, खेतों में मखाने की खेती के लिए जब नर्सरी तैयार करते हैं तो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए काफी होता है। अगर 1 हेक्टेयर में आपको मखाने की खेती करनी है तो 500 स्क्वायर मीटर में मखाने की नर्सरी आपको तैयार करने की जरूरत होती है। मतलब आपका जो मुख्य खेत का एरिया है, जितने क्षेत्र में आप मखाने की खेती करना चाहते हैं, उसके 20वें हिस्से में, जैसे 20 कट्ठे का 1 बीघा यहाँ माना जाता है, यहाँ होता है, तो 1 बीघा में अगर मखाने की खेती करनी है तो एक कट्ठा में नर्सरी तैयार किया जाता है और इसके लिए प्रति हेक्टेयर 15 से 20 किलोग्राम बीज सफिशिएंट है, काफी है। तो दिसंबर या जनवरी के महीने में बीज को आप डालते हैं 15 से 20 किलोग्राम 500 स्क्वायर मीटर के एरिया में 1 हेक्टेयर की खेती अगर करनी है तो फरवरी के महीने तक, या आपने जनवरी में डाला है तो मार्च के महीने में आपका नर्सरी तैयार हो जाता है। मखाने के जो पौध हैं छोटे छोटे, मखाने की पत्तियों का आकार जब रोटी के आकार की पत्तियां जब हो जाती है ना, चपाती के आकार की जब पत्तियां हो जाती है, उस समय कांटे थोड़े मुलायम होते हैं
तो उस समय उसे पौधशाला से निकाल के मुख्य खेत में इसकी रोपाई की जाती है। जैसे धान में हम नर्सरी से निकाल के धान को मुख्य खेत में रोपते हैं, उस तरह ये नर्सरी से निकाल के इसको ट्रांसप्लांट कर लिया जाता है मार्च के महीने में। फरवरी के महीने में भी किया जा सकता है, अगर आप बहुत जल्दी नर्सरी तैयार कर लेते हैं तो मार्च के महीने में भी किया जा सकता है। आपने लेट से अगर नर्सरी डाला है तो कई बार ये अप्रैल मई के लास्ट तक भी ये काम किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है क्योंकि मखाना एक जलीय फसल है, पानी की जरूरत इसमें होती है, तो जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है या जो सिंचाई ग्राउंड वाटर पर जहां हमारी निर्भरता ज्यादा है, तो वहां मखाने की खेती की टाइमिंग इस तरह से हमें सेट करने की जरूरत होती है जहां ग्राउंड वाटर पर निर्भरता हमारी कम हो, और जो जून के बाद जब मानसून का पानी आता है, बारिश का पानी हमारे पास उपलब्ध होता है, उस पानी का हम ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर सकें, उस पानी का हम ज्यादा से ज्यादा दोहन कर सकें। तो इसके लिए जरूरी है कि किसान अपनी परिस्थितियों को देख ले, पानी की उपलब्धता को देख ले, उनको देखते हुए फिर उस हिसाब से मखाने की खेती की टाइमिंग को आगे पीछे किया जा सकता है। अगर आपकी निर्भरता मुख्य रूप से वर्षा के पानी पर है, तो आप कोशिश करें कि मखाना की खेती को आप थोड़ा डिले कर दें, मखाने की खेती को डिले कर दें, जिससे जो मखाने का मुख्य समय होता है उस समय बारिश का पानी आपके लिए उपलब्ध हो जाए। तो इस तरह से फरवरी से लेके मई तक के बीच में आप मखाने को ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। ट्रांसप्लांटिंग के लिए दूरी इसकी होती है 1.25 मीटर के आसपास। एक पौधा से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 1.25 मीटर रखते हैं, 1 मीटर भी कई बार लोग रखते हैं, तो 1.25 मीटर की दूरी होती है, और लाइन से लाइन के बीच की दूरी भी हम 1.25 मीटर ही रखते हैं। तो इस तरह से मखाने के पौधे को हम ट्रांसप्लांट कर लेते हैं मुख्य खेत में। ट्रांसप्लांट करते समय जो ध्यान देने योग्य बात यह होती है कि इसकी जो एक कली होती है, जो पिंक कलर की एक कली होती है, मखाना को उखाड़ते समय ध्यान देने की जरूरत यह है कि रूट ज्यादा डैमेज ना हो। और उसके बाद उसके ऊपर की जो कली है, मखाना को ट्रांसप्लांट करते समय जब हम जमीन में दबाते हैं तो ध्यान रखने की चीज ये है कि वो कली कीचड़ के नीचे माटी में वो दब न जाए, इससे मखाना को वापस आने में फिर दिक्कत होती है। तो ये एक ध्यान रखने की जरूरत होती है। और खरपतवार नियंत्रण के लिए तो पहले एक बार आप मखाने के खेत को, खेत पद्धति से अगर खेती कर रहे हैं तो मखाने के खेत को अच्छी तरह से उसकी निराई गुड़ाई पहले की जाती है, जुताई उसकी की जाती है, जिससे खरपतवार पर नियंत्रण हो सके। और शुरुआती ट्रांसप्लांटिंग के 30, 35, 40 दिन के अंदर कई बार खरपतवार की समस्या आती है, तो एक बार मैनुअली उसको निकाल लिया जा सकता है। मखाने की पत्तियां जब पानी की सतह को पूरी तरह से कवर कर लेती है तो उसके नीचे के खरपतवार उसमें आमतौर पर दब जाते हैं, वो फिर बाहर नहीं आते हैं। तो इससे पहले अगर खरपतवार की ज्यादा समस्या हो रही है तो मैनुअली एक बार उसको निकाल लिया जाता है। और हाँ, खेत तैयार करते समय एक ध्यान देने की ये भी चीज है कि जब आप खेतों में मखाना की खेती कर रहे हैं तो पोषक तत्वों का सही प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। आमतौर पर तालाबों में जब इसकी खेती की जाती है तो पोषक तत्वों का प्रबंधन, पोषक तत्वों के प्रबंधन पर हम कोई विशेष जोर नहीं देते हैं, लेकिन खेतों में जब इसकी खेती की जाती है तो हम देखते हैं कि पोषक तत्वों का भी बेहतर प्रबंधन हो। तो मिट्टी के चुनाव के समय भी ये जरूरी है कि हेवी होनी चाहिए। जिस खेत में मखाने की खेती करनी है उसमें हेवी सॉइल होना चाहिए, भारी मिट्टी होनी चाहिए जिसमें जल धारण करने की क्षमता बेहतर हो, जिसमें पानी रुक सके। तो ऐसी मिट्टी चाहिए। ज्यादा बलुई जमीन पर मखाने की खेती में पानी की दिक्कत आएगी। और जहां जैविक कार्बन की मात्रा ज्यादा हो जिस जमीन पर, वहां मखाने की खेती और भी बेहतर होती है। तो खेत की तैयारी करते समय जो उर्वरकों की मात्रा है वो उतनी ही है। धान की खेती से अगर परिचित है हमारे किसान जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो धान की खेती में जितना आप डालते हैं उर्वरक 100-60-40 की मात्रा में, 100-60-40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की मात्रा है इसकी। इसके अलावा जैविक उर्वरक, जैविक खाद अगर आपके पास है, गोबर की खाद या कोई भी वर्मी कंपोस्ट या कोई भी जैविक खाद आपके पास अगर उपलब्ध है, तो मखाने की खेती के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, जैविक कार्बन की मात्रा। इसीलिए जैविक खाद अगर आपके पास है ज्यादा तो उसका उपयोग करें। कीड़े मकोड़ों की समस्या आती है मखाने की खेत में, मखाने की खेती में, तो उसके लिए खेत तैयार करते समय कोशिश करें कि नीम की खल्ली अगर आती है तो नीम की खल्ली या महुआ की खल्ली वो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर आप अप्लाई कर दें खेत में, तो बाद में आप देखेंगे कि कीड़े मकोड़ों की समस्या थोड़ी कम हो जाती है। और इसके अलावा अगर कीड़े मकोड़ों की समस्या बाद में आती है या रोग, इसमें एफिड एक प्रमुख ये है
समस्या, एफिड की समस्या एक आती है प्रमुखता से मखाने की खेती में। तो इमिडाक्लोपीड है या कई बार ब्लास्ट टाइप की, ब्लाइट टाइप की एक डिजीज आती है इसमें। तो उसमें आप डाइथेनियम 45 है या इमिडाक्लोपीड है, फफूंदी वगैरह, जब ये एफिड की समस्या आती है तो वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मखाना एक जलीय वातावरण में इसकी खेती होती है तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि बहुत ज्यादा रासायनिक उर्वरकों या रासायनिक दवाओं का बहुत ज्यादा इस्तेमाल मखाने की खेती में न हो, क्योंकि इससे वातावरण के प्रदूषण की काफी संभावना बनी रहती है। तो ये जो बायो कंट्रोल है, बायो कंट्रोल पर हम विशेष ध्यान दे सकते हैं। जो नीम का तेल है, नीम के तेल का छिड़काव भी हम कर सकते हैं कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए, उसको मारने के लिए नीम के तेल का छिड़काव कर सकते हैं। तो ये दो एक चीजें हैं। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रबंधन भी मखाने की खेती में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। अभी तक सिर्फ नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटाशियम को लोग जानते आ रहे हैं कि इनके इस्तेमाल से फसलों को लाभ होता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों के इस्तेमाल पर लोगों ने कम ध्यान दिया है और मखाना की खेती में भी आमतौर पर इस समय तक लोग सूक्ष्म पोषक तत्वों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन अपने एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स में, अपने जो प्रायोगिक क्षेत्र हैं हमारे, उसमें मैंने ये देखा है, ऐसा अवलोकन रहा है हमारा कि सूक्ष्म पोषक तत्वों का पर्णीय छिड़काव अगर करते हैं, पत्तों पर उसका छिड़काव करते हैं, फोलियर एप्लीकेशन करते हैं तो फायदा मिलता है। मैग्नीशियम एक द्वितीयक पोषक तत्व है। मैग्नीशियम 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आप डालेंगे तो इसका फायदा मिलता है। जिंक 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या जिंक सल्फेट आपके पास उपलब्ध है 20% जिसमें जिंक की मात्रा है, तो वो 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आप डाल सकते हैं। इसके अलावा बोरोन अगर खेत तैयार करते समय डालें तो 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ज्यादा से ज्यादा बोरोन की मात्रा आप डाल सकते हैं, जो बोरेक्स के माध्यम से उपलब्ध होता है बाजार में। इसके अलावा जिंक या बोरोन का पर्णीय छिड़काव, फोलियर एप्लीकेशन भी किया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ ऑब्जर्वेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण देखा गया है वो है कॉपर सल्फेट का छिड़काव। कॉपर भी एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है और फूल बनने में, फल बनने में, प्लांट्स की जो फर्टिलिटी है, रिप्रोडक्टिव स्टेज है, इसमें कॉपर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो कॉपर का अगर आप छिड़काव करें तो ये दो कामों को एक साथ साधता है। एक तो कॉपर पोषक तत्व का भी काम करता है, कॉपर एक पोषक तत्व भी है, पोषक तत्वों का काम करता है, पोषक तत्व का। और दूसरा, इसका दूसरा फायदा ये है कि ये तरह तरह के बीमारियों से या कीड़े मकोड़ों से भी आपके पौधों को बचाता है। तो कॉपर सल्फेट का 0.1% सोल्यूशन बना के इसका छिड़काव अगर आप करें फूल आने से पहले तो आपको बेहतर फायदा मिलेगा। इसका फायदा ये होता है कि मखाने का जो बीज है, बीज का साइज और बीज का वजन दोनों में वृद्धि होती है। हमने यहाँ देखा है कि जहां जिस खेत में कॉपर सल्फेट का छिड़काव किया गया है वहां 80% बीज, जितने बीज को हमने हार्वेस्ट किया है उसमें से 80% बीज ऐसे होते हैं जिसका साइज 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है। मखाने के बीज का साइज, इसके लवा का साइज नहीं। तो 80% से ज्यादा बीजों में साइज 1 सेंटीमीटर या 10 मिलीमीटर से ज्यादा होता है जहां हम कॉपर सल्फेट का छिड़काव करते हैं। अन्य जगहों पर ये 65 से 69% बीज ऐसे आते हैं जिसमें कॉपर सल्फेट का छिड़काव नहीं होता है। कुल मिला के ये है कि मखाना की खेती में जो तालाब पद्धति में पहले प्रबंधन नहीं होता था पोषक तत्वों का, अब खेत पद्धति में पोषक तत्वों का सही प्रबंधन करके आप बेहतर उत्पादकता ले सकते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम के अलावा भी मैग्नीशियम, बोरॉन, जिंक और मुख्य रूप से कॉपर, ये सारे तत्व ऐसे हैं जिसका आप पर्णीय छिड़काव करें तो आप बेहतर उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जुलाई से लेके इसकी हार्वेस्टिंग शुरू की जाती है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कई बार नवंबर तक, अक्टूबर तक और कई बार नवंबर तक इसकी हार्वेस्टिंग होती है। उस समय 2, 3, कई बार 4 चक्रों में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। मखाने की खेती में जो लागत आती है, लागत का लगभग आधा हिस्सा मखाने की हार्वेस्टिंग में चली जाती है। तो हार्वेस्टिंग के बाद बीजों का भंडारण आप करते हैं और बीजों का भंडारण भी पानी के अंदर ही किया जाता है। जो किसान मखाना की खेती से खेती में अभी हैं, संलग्न हैं, वो इस बात को बेहतर जानते होंगे। और जो किसान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिन्होंने मखाना की खेती नहीं अभी तक की है, उनकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि मखाना के बीजों का भंडारण भी पानी के अंदर ही रखना होता है, करना होता है। अभी कुल मिला के कितने किसान जुड़े हुए हैं हमारे साथ?
जी सर, अभी 33 किसान है हमारे साथ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और समय आपके पास कितना है? समय सर और 15 मिनट है हमारे पास। ठीक है, थोड़ा ठीक सा है। और भी बोल सकते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो मखाने की जो हार्वेस्टिंग का समय होता है, मैं कह रहा था कि जुलाई से लेके अब अक्टूबर तक मखाने की हार्वेस्टिंग होती है। बहुत शुरू में जब जुलाई में इसकी हार्वेस्टिंग शुरू की जाती है या अक्टूबर में जब अंत का समय होता है, इन 2 समयों में देखा जाता है कि बाजार में बीज की अच्छी कीमत मिलती है और बीच में फिर थोड़ा फ्लैट हो जाता है। तो ये है इसकी निकासी का समय। और जैसा कि मैंने कहा, उत्पादन आप अगर ले पा रही हैं या ले पा रहे हैं 25-30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, तो आपको 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आमदनी जरूर होती है। इसके अलावा प्रसंस्करण में अगर किसान जुड़ना चाहते हैं, प्रसंस्करण में क्योंकि एक विशेष कौशल की जरूरत होती है, कुछ समुदाय विशेष के लोग अभी तक इसमें जुड़े हुए हैं प्रसंस्करण में, जिनके पास वो विशेष कौशल होता है जिससे प्रसंस्कृत जो मखाना के उत्पाद हैं वो प्राप्त होते हैं, मखाने का लावा। तो किसान अगर अकेले नहीं कर पा रहा है उस काम को, तो सीधा बीज की बिक्री नहीं करके अगर किसानों का संगठन बने और वो आपस में बीज को इकट्ठा करके एक प्रसंस्करण की इकाई वो तैयार कर लें, जहां सारे बीज को इकट्ठा करके प्रसंस्कृत उत्पाद फिर बाजार में वो उतारें, जैसे मखाने का लावा है, तो उनकी आमदनी 30 से 40% तक और बेहतर हो जाती है। और जो 1.5 से 2 लाख की आमदनी हम बता रहे थे, वो 2.5 लाख या 3 लाख तक की आमदनी वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा उसकी ग्रेडिंग होती है, पॉलिशिंग होती है ना, पॉलिशिंग कर लें, अलग अलग ग्रेड में उसको बांट लें, है ना, उसकी ग्रेडिंग की जाती है। जैसे मखाने का जो व्यवसाय होता है बाजार में आप देखें तो सूत होता है, सूत के हिसाब से होता है। ये लंबाई का एक मेजरमेंट है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इसको बेहतर लोग जानते हैं कि 1 इंच में 8 सूत होते हैं, 1 इंच में 8 सूत होते हैं, और एक सूत 3.175 मिलीमीटर का होता है। तो 5 सूत से ऊपर का मखाना वो बेहतर मखाना माना जाता है, और 6 सूत से ऊपर का जो मखाना होता है वो सर्वोत्तम मखाना माना जाता है। तो अगर आप ग्रेडिंग कर लेंगे और फिर उस ग्रेड के हिसाब से मखाने की बिक्री आप करेंगे, तो 10% के आसपास आपकी आमदनी और बेहतर हो सकती है ग्रेडिंग के हिसाब से। जो कम ग्रेड वाला मखाना है, जिसको थूरी मुर्रा ये सब बोलते हैं, जिसको आप लावा की तरह आप बाजार में उसको नहीं बेच पाएंगे, तो इनके लिए अलग अलग जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं वो आप तैयार कर सकते हैं। कई बार मखाने का आटा भी बनाया जाता है, कई बार जो मल्टीग्रेन आप फ्लोर देखते हैं, मल्टीग्रेन आटा होता है बाजार में, उसमें मखाने का आटा भी मिला के आप उसको बेच सकते हैं, या मखाने का आटा, प्योर आटा भी आप उसको बेच सकते हैं। जो कम क्वालिटी वाले बीज बच जाते हैं, जिसको आप लावा की तरह नहीं आप निकाल सकते हैं, उसका इस तरह वैल्यू एडिशन करके आप बाजार में उतार सकते हैं। प्रसंस्करण के बाद, उत्पादन के बाद प्रसंस्करण, और प्रसंस्करण के बाद जो वैल्यू एडिशन है या मूल्य संवर्धन है, तो मूल्य संवर्धन में जुड़ के, जैसे मखाने का चॉकलेट, मखाने का बिस्किट है, मखाने का खीर मिक्स होता है, मखाने की बर्फी हो सकती है, बहुत सारी मिठाइयां हो सकती है, और अपनी तरफ से कोशिश करके बहुत कुछ आप तैयार कर सकते हैं। इस समय मार्केट में बहुत सारी चीजें उपलब्ध हो रही है। अकेले दरभंगा के अंदर मैं देख रहा हूँ 8 से 10 ऐसी इकाइयां हैं जो मखाने के अलग अलग उत्पाद को लेकर बाजार में आ चुके हैं, और दिनों दिन ये इसमें वृद्धि होती जा रही है। तो अपने हिसाब से आप मखाने का, एक बार जब मखाने का आटा आपने तैयार कर लिया, तो उससे भी अलग अलग उत्पाद तैयार कर सकते हैं। मखाने का जो लावा है उसमें रोस्टेड है, सॉल्टेड है, अलग अलग फ्लेवर डाल के 8-10 अलग अलग फ्लेवर के मखानों को अभी बाजार में देखा जा सकता है। तो अलग अलग फ्लेवर डाल के, कैरामल फ्लेवर है, पुदीना फ्लेवर है, और भी बहुत कुछ हो सकता है, जिसको तैयार करके आप मखाने को बाजार में उतार सकते हैं। तो सिर्फ बीज न बेच के उसका प्रसंस्करण कीजिए, और सिर्फ प्रसंस्कृत उत्पाद मखाने का लावा उसको न बेच के उसके वैल्यू एडिशन पर आइए, मूल्य संवर्धन पर आइए, तो मखाने की खेती में जो आमदनी है उसको और बेहतर की जा सकती है। 3.5 लाख 4 लाख प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मखाने की खेती में आमदनी की जा सकती है। और इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए कई सरकारी सुविधाएं भी आजकल होती है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं आप, क्लस्टर बना सकते हैं, अलग अलग एजेंसियों से आपको वित्तीय सहायता भी मिलती है। तो ये सारी चीजें उपलब्ध है मखाने की खेती में। मेरे ख्याल से 5 बजे तक का समय है, और किसानों को भी थोड़ा मौका मिले कि वो अपनी बात रखें
और कुछ जो जानना चाहते हैं, हमसे वार्ता करना चाहते हैं, तो किसान बंधु को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो भी अपनी बात रखें। कहने को बहुत सारी बातें कही जा सकती है, लेकिन आपके काम की जो चीज है, मैं चाहता हूं कि उन चीजों को ही ज्यादा यहाँ हम डिस्कस करें। तो मैं किसान बंधुओं को आमंत्रित करता हूं कि आप में से अगर कोई कुछ कहना चाहते हैं तो आप कहिए। मैडम प्लीज। किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। जी सर, मेरा एक सवाल था एक्चुअली। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये एक मिनट। जी मेरा एक सवाल था कि ये जो ये थोड़ा सा खराब हो रहे हैं, ये कोई डिसीज है या फिर कोई कुछ हो रहा है मकान में? नहीं, इसके लिए ये खेत में है या तालाब में है? सर ये खेत में है। तालाब में है। अच्छा, आप इमिडाक्लोपिड जो मैंने अभी बताया था, इमिडाक्लोपिड, उसका आप छिड़काव कीजिए 1 लीटर पानी में 1 ml इमिडाक्लोपिड जो दवा है वो डाल के उसका आप छिड़काव कीजिए इसके ऊपर, ठीक है। या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड वाली कोई भी दवा बाजार में उपलब्ध मिले, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड वाली कोई भी दवा अगर बाजार में उपलब्ध हो तो उसका एक बार आप छिड़काव कीजिए। उसकी मात्रा जो है आमतौर पर आधा ml से लेकर 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से होता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। इस कंपोजिशन की कोई भी दवा हो तो उसका आप छिड़काव कर लीजिए, ठीक है। और इमिडाक्लोपिड जो मैंने बताया उसका आप छिड़काव कर लीजिए। और इसकी खेती को अब जैसे ये थोड़ा ये होता जा रहा है, तो कोई जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का भी फोलियर एप्लीकेशन आप कर सकते हैं, जिसमें इंडोल एसिटिक एसिड IIA या नैफ्थलीन एसिटिक एसिड NAO, ये जो कंपोजिशन दवा में है ना, जैसे प्लानोफिक्स है या बहुत सारे इसके अलावा भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आते हैं, उसका एक बार छिड़काव कीजिए तो मेरा विश्वास है कि ये जो फसल अभी खराब होती जा रही है इसको पुनः बेहतर किया जा सकता है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चैतन्य जी कह रहे हैं चैट बॉक्स में, थैंक यू फॉर सेमिनार, ब्यूटीफुल इनपुट, शैल पुट बेस एट अ लेटर स्टेज, रिगार्ड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच चैतन्य जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, मैं सुपौल से बोल रहा हूँ सर। आज का सेशन काफी उत्साहवर्धक रहा। एक सर आग्रह रहेगा कि इस पर वैल्यू एडिशन पर एक बार समय दिया जाए, या अपने रिसर्च सेंटर के कोई अगर साइंटिस्ट अगर उसमें सपोर्ट कर सके तो वो अच्छा रहेगा। हम लोग के यहाँ सर एक पंचायत में ही लगभग 250 एकड़ में मखाना किया जा रहा है, सुपौल के रामदत्त पट्टी में। तो हम लोगों का ये विचार था कि हम लोग इसको आगे प्रोसेसिंग में करें, जिससे हमारे किसानों का, हम लोगों का कुछ इनकम बढ़े। वहाँ प्रोसेसिंग यूनिट अभी है कि नहीं सुपौल में? नहीं सर, प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, बस लावा फोड़ने का व्यवस्था जो अपने सुपौल, बीरपुर, आशापुर के फोरिया करके उसको पैकिंग करके बस बेच रहे हैं। हाँ, नहीं ठीक है, आपका सुझाव बहुत बढ़िया है। और वहाँ वैल्यू एडिशन पर, मूल्य संवर्धन पर अगर काम हो तो और भी बेहतर हो सकता है। आप कभी दरभंगा आएंगे तो देखेंगे बहुत सारे यूनिट्स हैं इस समय जो मूल्य संवर्धन के काम में संलग्न है इस समय। तो ठीक है, मैंने आपके सुझाव को लिया है। मखाना अनुसंधान केंद्र में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन अलग से किया जा सकता है मूल्य संवर्धन के ऊपर, जिसमें आपके जो किसान हैं वहाँ जो 250 एकड़ में वहाँ खेती कर रहे हैं उनको बुलाया जा सकता है और उनको उचित प्रशिक्षण दिया जा सकता है। ठीक है, आपका सुझाव स्वागत योग्य है। धन्यवाद सर जी। सर मैं संदीप बोल रहा हूँ पूर्णिया से। सर हम लोग मखाने में मछली के साथ चाह रहे थे, देसी मछली और मखाना दोनों एक साथ करें। और अभी मेरा मखाना फ्लावरिंग स्टेज पे है, मतलब फूल आना शुरू हो चुका है। तो जैसे कॉपर सल्फेट का जैसे आपने सुझाव दिया, तो क्या मैं उसको यूज कर सकता हूँ कि मछली में भी कोई प्रॉब्लम ना हो और कहते हैं मखाना भी अच्छा हो? अभी मछली आपने पहले से डाल रखा है उसमें? अभी डाला तो नहीं है तो पुरानी देसी मछली को मैंने निकाला नहीं था, उसको मैंने चाहता था कि वो आगे और बढ़े, और मैं पानी का लेवल बढ़ा के तब बढ़ाने की सोच रहा था मछली डालने की।
तो मछली को जब आप मखाने के साथ मिक्स करते हैं तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि केमिकल जो पेस्टिसाइड्स है ना, इसका उपयोग आप बहुत ज्यादा ना करें, बल्कि ना करें तो बेहतर है ना। और मछली के चूहों में ध्यान देने की चीज ये है कि ग्रास कार्प आप कभी भी नहीं रखिएगा। ग्रास कार्प अगर मखाने के साथ रखेंगे तो मखाने की पत्तियां वो सारी मछलियां खा जाएगी। तो ग्रास कार्प को अवॉइड करना है और पानी का जो लेवल है वो 1 मीटर से ज्यादा रखना है। जैसे मखाने की खेती में मैंने कहा कि 1 फीट पानी में भी चल जाएगा, लेकिन अगर मछली को इंटीग्रेट करना है मखाने के साथ तो कम से कम 1 मीटर पानी तो चाहिए ही चाहिए, है ना। ग्रास को अवॉइड करना है और केमिकल्स जो पेस्टिसाइड है उसको अवॉइड करना है अगर मछली की खेती साथ साथ कर रहे हैं तो। जैसे अभी फोटो में दिखाया था सर पत्ती, उस तरह का मेरे तालाब में भी कहीं कहीं इस तरह का 1-2 जगह दिख रहा है। तो वही एक प्रश्न था कि मतलब ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। और मछली में मैंने सर केवल देसी मछली ही रखा है, जो मतलब अपना ये सिंघी और मांगुर इस टाइप की मछलियां होती हैं जो पत्ते को नुकसान ना करें। ठीक है, तो उसमें मेरा सुझाव ये है कि नीम के तेल का आप छिड़काव करें। कीड़े मकोड़ों के लिए नीम के तेल का आप छिड़काव कर सकते हैं, है ना। 3 ml नीम का तेल 1 लीटर पानी में, 3 ml नीम का तेल 1 लीटर पानी में, उससे कीड़े मकोड़ों का आप बचाव करें, नियंत्रण करें। रासायनिक जो पेस्टिसाइड्स है ना उसके ऊपर ना जाए तो बेहतर है, मछलियों को नुकसान करेगा। जी सर, एक चीज और पूछना चाह रहे थे। जैसे कि हम लोग अपने एरिया में जाते हैं इधर उधर और कहते हैं मखाना का जो फोड़ने वाले जो व्यापार कर रहे हैं लोग, जो फोड़ने वाला काम कर रहे हैं उनके साथ, और क्योंकि मैंने कई जगह देखा सुना, ये एक प्रोसेसिंग का यूनिट भी है जो मैनुअली कर रहे हैं और एक यूनिट भी है। तो उनके साथ बात करते हैं तो वो लोग यूनिट को लेके कॉन्फिडेंट नहीं आते हैं कि नहीं जो मैनुअली हम लोग कर रहे हैं वही बेहतर है, उससे कोई भी मशीन इस तरह का निकाल नहीं सकता है। तो उसको लेके सर थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहे थे कि हमारा भी कॉन्फिडेंट आए कि अगर हम लोग कॉन्फिडेंट डेवलप हो पाए कि हाँ मशीन के साथ करा जा सकता है। थोड़ा सा वो जानना चाह रहे थे आपका अनुभव। हाँ, नहीं, मेरा अनुभव ये है कि परंपरागत तौर से जो जिस पद्धति से जुड़े हुए हैं वहां एक भावनात्मक जुड़ाव होता है ना। और जैसे जैसे मशीनों का इस्तेमाल ज्यादा होगा तो उन चीजों से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको थोड़ी परेशानी जरूर हो जाएगी, है ना। तो मशीन, अभी जो नए नए मशीन आ रहे हैं ना उससे बेहतर काम होता है। हमारे यहाँ भी है मशीन, बहुत पहले का है। तो पहले कुछ दिक्कतें आती थी मशीन में, वो उतना कॉस्ट एफिशिएंट भी नहीं होता था, लेकिन अब जो नई मशीनें आ रही हैं इससे अच्छा आ जाता है। इसकी जो प्रोसेसिंग होती है ना वो अच्छी होती है। और इस समय दरभंगा में भी बहुत सारे प्रोसेसिंग यूनिट है जो सफलतापूर्वक मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनका जो सुझाव है कि हाथ से जो तैयार किया जाता है अच्छा होता है, अच्छा जरूर होता है, लेकिन मशीनों से भी अब इसका ढंग से किया जा सकता है, पहले की तरह नहीं है। पहले कुछ समस्याएं आती थी, तो अगर उसको अप स्केल करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को आप उत्पादन ज्यादा करना चाहते हैं, जहां इनपुट ज्यादा है, रॉ मटेरियल आपके पास ज्यादा है, तो आप मशीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है ना। जी सर, कोई ट्रेनिंग होगा और उस तरह का एक्सपोजर मौका मिले तो सर हम भी ज्वाइन करना चाहेंगे उस चीज में। जरूर इसमें मशीन का उपयोग कैसे। हाँ, ठीक है, बल्कि जहां जहां मशीनें हैं, जहां मशीनों का उपयोग हो रहा है वहां आपकी एक विजिट भी हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा, है ना। आप मशीनों को काम करते हुए आंखों से देख लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, है ना। जी थैंक यू सर। वहां आपके साथ इस समय कोई अगर जुड़े हुए हैं इसमें जो इन चीजों को आगे बढ़ा सके, जो संस्थान के साथ एक संपर्क करके ऐसी एक व्यवस्था कर सके, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। ठीक है, वहां सुपौल में जो आपके डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हैं आकाश जी हैं, वो भी इसमें काफी रुचि लेते हैं, है ना। सर मैं पूर्णिया से हूँ, पूर्णिया में कर रहा हूँ। ठीक है, पूर्णिया से भोला पासवान एग्रीकल्चर कॉलेज में भी प्रशिक्षण दिया जाता होगा, है ना। और किसी को कुछ पूछना है? सर चैट बॉक्स में योगेश जी पूछ रहे हैं कि नीम ऑयल का क्वांटिटी कितना यूज करना है। 3 मिलीलीटर 3 ml 1 लीटर पानी में। ओके। और वो पूछ रहे हैं ग्रोथ प्रमोटर में फिश वेस्ट अमीनो एसिड यूज कर सकते हैं क्या? फिश वेस्ट? हाँ। अच्छा, अमीनो एसिड ग्रोथ प्रमोटर में, इसके लिए योगेश जी एक बार आप मेरा नंबर ले लीजिए, ठीक है। और हमारे यहाँ जो मछली के विशेषज्ञ है ना, फिशरी के जो विशेषज्ञ है, मैं चाहता हूँ उनसे एक बार बात करके मैं आपको ये चीज बताऊं, है ना। या मैं उनका नंबर अभी आपको उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि फिश से रिलेटेड चीज है ना, तो मैं चाहता हूँ कि हमसे जो बेहतर सलाह आपको दे सकते हैं उनसे आपकी डायरेक्ट बात हो तो ज्यादा बेहतर होगी, है ना। और ये जो
सर ये जो Yes, please, 3 sir. ml कम लीटर के हिसाब से हम लोग नीम ऑयल का यूज करेंगे, वो 1 एकड़ में कितना नीम ऑयल होना यूज करना चाहिए? मतलब जैसे कुछ पर लीटर का तो आइडिया मिल रहा है, लेकिन 1 एकड़ में कितना होना चाहिए लमसम? अब देखिए ना, 15 लीटर पानी आप यूज करेंगे तो मुझे लगता है 15 लीटर पानी में 500 स्क्वायर मीटर का एरिया आराम से आप कवर कर लेते हैं। तो 1 एकड़ में 100 लीटर पानी से ज्यादा नहीं लगेगा। 1 एकड़ में 100 लीटर पानी में हो जाएगा, ठीक ठीक, है ना। ओके सर। मतलब 300 ml, 250 ग्राम, 300 ml, है ना। जी जी, ठीक है सर, थैंक यू। और कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहता है? सर से आग्रह है कि एक बार सर मखाना के प्लांट प्रोटेक्शन के लिए समय दिया जाए। हाँ ठीक है, इसमें हम बिल्कुल। उसके रोग बीमारी, क्योंकि अभी हम लोग देसी बीज का ज्यादा यूज कर पा रहे हैं और हाँ यूनिवर्सिटी से या आपके संस्थान से बीज नहीं उपलब्ध हो पाया है, तो कुछ पुराने बीज होने के कारण उसमें रोग बीमारियां ज्यादा लग रही हैं। तो अच्छा, सर से एक आग्रह रहेगा कि एक बार थोड़ा इस पर प्रकाश डालने के लिए अपना समय निकालें। हाँ ठीक है, जैसे ठीक है, एफिड है। ठीक है। एफिड एफिड की जो समस्या है उसके लिए मैंने बताया था, इमिडाक्लोपीड एक जो दवाई है, वो 1 ml 1 लीटर पानी में, है ना, उसको आप छिड़काव करेंगे तो इससे फायदा मिलेगा। कोई फंगल डिजीज वगैरह भी आता है, फंगल डिजीज भी आता है इसमें, तो उसके लिए जैसा मैंने बताया कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड वाली कोई भी दवाई होगी ना, वो उसके लिए कारगर है ना। और इसके लिए आप कहाँ से हैं अभी जो बात कर रहे हैं? सुपौल से सर बात कर रहे हैं। हाँ, सुपौल से। ठीक है, आपके पास जो किसान हैं या आपकी जी जो समस्याएं हैं ना, मेरी कोशिश ये होगी, जी और उनको जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है उनसे भी एक बात करके मेरी कोशिश ये होगी कि मखाने के ऊपर एक प्रशिक्षण, 1 दिवसीय कार्यक्रम एक रखा जाए सुपौल के लिए, जहां से आप सब आके और इसका विस्तृत जो है ना, इसकी जानकारी और खेतों में भी दिखा के आप सबों को एक बार दिया जाए तो और भी बेहतर बहुत होगा, है बहुत ना? आभार सर, अगर ऐसा किया जाए तो। हाँ हाँ, जरूर होगा। सर फंगीसाइड के लिए ट्राइकोडर्मा डाल सकते क्या? कि संजीव जी हेलो। कंटिन्यू। हाँ हाँ हाँ, वो सर फंगीसाइड जो पत्तियों में लग रहा है उसके लिए ट्राइकोडर्मा का यूज कर सकते क्या? ट्राइकोडर्मा का अभी तक हमने इस्तेमाल करके देखा नहीं है ना। जी ट्राइकोडर्मा का अभी तक हमने इस्तेमाल करके देखा नहीं है ना। तो जिन चीजों का परीक्षण नहीं किया गया है उन चीजों के ऊपर तो कहना सही नहीं होगा, लेकिन आपकी बातों को मैं नोट करके रखता हूं, है ना। और दूसरी चीज एक ये है कि यहाँ से हमारे मखाना अनुसंधान केंद्र की तरफ से मखाने के ऊपर कोई भी ऐसी जानकारी आपको चाहिए हो कभी, पोषक तत्वों के प्रबंधन पर या कीड़े मकोड़ों के प्रबंधन पर या प्लांट प्रोटेक्शन या किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए हो, तो 20-22 किसान ही हैं मेरे ख्याल से। आप मेरा जो नंबर है वो भी रख सकते हैं, समय समय पर कई बार परेशानी होती है तो आप फोन करके भी संपर्क कर सकते हैं और इसका जो है निराकरण किया जा सकता है ना। ओके सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही अद्भुत और दिलचस्प जानकारी थी। सर ने अभी अपने सत्र में लगभग सारी चीजें कवर की है और हमारे पास सीमित समय होने के वजह से अब हम इस सत्र के अंत की ओर बढ़ते हैं। हमारे अतिथि वक्ता डॉक्टर मनोज कुमार सर को उनके मूल्यवान ज्ञान को साझा करने और फिर से हमारे लिए अपना कीमती समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। आज के सत्र में शामिल होने के लिए भी सभी प्रतियोगियों को मैं धन्यवाद करती हूँ और इस सत्र को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने टीम के सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहूंगी। अब मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने कैमरा को ऑन करें ताकि हम आपकी कीमती उपस्थिति का स्मृति का फोटो ले सके। सभी अपना कैमरा ऑन करें। ओके।
Done? Okay, thank you. To know more about Jal Jivika, visit us on Facebook, LinkedIn, and Instagram. Also, we have a lot of free content on our YouTube channel. Stay tuned. We will meet again with another interesting episode of Aqua Talk. और सर के साथ हम फिर से जुड़ना चाहेंगे अगर सर अपनी अनुमति दे तो। जरूर जरूर, कभी भी इस तरह का कोई आयोजन होता है तो मैं निश्चित तौर पर जुड़ना चाहूंगा। किसानों के हित के लिए जहां भी जिस प्लेटफॉर्म पर भी बात होगी मैं वहां जुड़ना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आपने हमें सहकार्य किया है और आगे भी करेंगे। हाँ जरूर जरूर, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जल जीविका का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और विशेष तौर पर आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप अंकिता जी हैं ना? यस यस। हाँ, तो आपका भी विशेष आभार कि आपने मखाना में रुचि रखने वाले किसानों को हमसे रूबरू करवाया और उनसे वार्तालाप करने का एक मौका मुझे मिला। हमारे अनुसंधान केंद्र का एक मैंडेट है कि मखाने की खेती का ज्यादा से ज्यादा विस्तार हो, मखाने की उत्पादकता में वृद्धि हो, मखाने की खेती, मखाने के प्रसंस्करण या मखाने के मूल्य संवर्धन से जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी आमदनी में बेहतरी हो, और इस दिशा में इस तरह का जो आयोजन है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए, और भविष्य में निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रम जब भी आयोजित करना चाहेंगे तो जहां तक हो सकेगी मेरी भागीदारी उसमें जरूर रहेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। हम किसानों की ओर से डॉक्टर मनोज सर का और जल जीविका का आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने ऐसा आयोजन किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार।